अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबको गुड मॉर्निंग और वेक अप पाकिस्तान में वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे और मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। जिस तरह कराची में आज सुबह के वक्त मौसम बहुत अच्छा है और हवा का तनासुब जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और यासिर, कुछ दिनों से हम यही नोटिस कर रहे हैं कि मौसम कराची में कुछ बेहतर होता जा रहा है, लेकिन 22 जून को कहा गया है कि मौसम दोबारा से गर्म होगा और मौसम में ज़रूर तब्दीली आएगी। बिल्कुल आपने सही कहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेक अप पाकिस्तान में आपको वेलकम करेंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वेदर के अंदर तब्दीली होने जा रही है। इसके इम्कानात हैं। पंजाब के अंदर वेदर में बेहतरी आ चुकी है। खुदा का शुक्र है कि बारिशों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। और शहर कराची के हवाले से गालिबन आप बात करें थी। यकीनन शहर कराची के अंदर 22 तारीख को ये बताया जा रहा है कि वेदर जो है वो बाकायदा 22 से मुराद ये कि आने वाले जो मंथ है उसके अंदर जो है हम देखेंगे कि एक शिफ्ट आएगा, ये गर्मी का जोर जो है वो कम हो सकता लेकिन है। लेकिन इस वीक जो है हल्की बारिश की भी पेशगोई की गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये सिलसिला शुरू हो जाएगा जनाब। इसके लिए तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए आप सबकी। हमारे लिए हम यही एडवाइस कर सकते हैं कि आप मुहतात रहें। अगर आप कराची में रहते हैं तो खुदा बारिश को एंजॉय करने की कोशिश ना कीजिए और अभी से प्लानिंग कर लें कि घरों के अंदर आपने क्या करना है। लोड शेडिंग जब होगी, ज़्यादा लोड शेडिंग होगी, क्योंकि वो कहा है ना किसी ने कि जब बारिश होती है तो पानी आता है, तो हम कहते हैं जब बारिश होती है तो मज़ीद लोड शेडिंग आती है, मज़ीद परेशानी आती है। तो उसके लिए अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार रखिए। ये सूरत हाल कराची वालों के लिए है। और इसके साथ साथ खबरें भी हैं बहुत सारी जिसके हवाले से आज बात करना ज़रूरी है। सबसे पहले जो अहम स्टोरी है जिसके ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पर गुफ्तगू हो रही है वो है मिडिल ईस्ट के क्राइसिस के हवाले से और ख़ासतौर पे ईरान और अमेरिका के जो इस वक्त जो पीस एग्रीमेंट या पीस डील जो साइन हो रही है एग्जैक्टली तो उसके हवाले से खबर ये है कि जनाब एक दफ़ा फिर जो है, जैसे इससे पहले हम ये बात कर चुके हैं, हमार आपको याद है कि अमेरिका इस वक्त उसको बहुत ज़्यादा सुबकी हुई है ख़ासतौर पे इस सारे एडवेंचर के बाद। और उससे भी उनके लिए जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ बनती जा रही है वो उनके अपने प्रेसिडेंट की जो स्टेटमेंट जो एवरी नाउ एंड देन वो देते रहते हैं, होस्टाइल स्टेटमेंट, उसकी वजह से स्टेटमेंट हर रोज़ चेंज होती है, हर मिनट चेंज होती है। एक जानिब वो पीस एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं कि जो हम पीसफुली इस मामले को हैंडल करेंगे और एक तरफ वो कहते हैं कि अगर अब हरमुज़ अब नहीं खोली गई या उसको कंटिन्यू नहीं रखा गया खोला हुआ तो वो कुछ भी कर सकते हैं, जो वो करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। और फिर इस सब की वजह से उनको एक एटीट्यूड और एक फेस करना पड़ा जहाँ पर जेडी वैंस को के साथ मुसाफा भी नहीं किया गया और बाकी सबके सामने किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के वो पास गए ईरानी वक्त और जेडी वैंस से उन्होंने हाथ नहीं मिलाया और ये एक जेस्चर था जो शो कर रहा था कि आपस में कुछ तो अभी तनाव बाकी है। एग्जैक्टली कतर के भी जब आपने देखा कि जो मिनिस्टर थे, फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने भी उनसे हैंडशेक नहीं किया तो बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में जो है वो आ गए हैं अमेरिकन और ख़ासतौर पे उनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वेंस, उनके लिए। और ये विजुअल जब पूरी दुनिया ने देखे तो उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो तनकीद हुई है कि अगर आप इस तरह का आपका एटीट्यूड रहेगा और ऐसे होपलेस नज़र आ रहे थे ख़ासतौर पे जेडी वेंस जो है। उसकी वजह ये है कि वो एक थॉट लेकर आए थे, उनको लगता ये था कि पीस एग्रीमेंट हो जाएगा, पीसफुली हो जाएगा, सारे मामलात हो जाएंगे। बट ऑन दी अदर हैंड जो उनके प्रेसिडेंट खुद हैं वो ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं कि उसके बाद वो बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन में आ जाते हैं। उनको नहीं पता होता कि उनकी स्टेटमेंट जो है वो ऑन एयर हो जाती है, मीडिया उसको चला देता है और उसके बाद वो बेचारे इतनी ज़्यादा उनके लिए कि वो आप विजुअल्स अगर देखेंगे आप हैरान रह जाएंगे कि वो चलकर एक दफ़ा खुद आए और उन्होंने हाथ आगे किया तो उनसे वो हाथ मिलाने के लिए कोई तैयार नहीं था। और पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ से, हिरार्की से जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, CDF वहाँ पे मौजूद थे, शहबाज शरीफ PM मौजूद थे, उनसे उन्होंने मुसाफा किया और मुसाफा करके जो है वो चलते बने। तो ये सबसे बड़ी वजह। और उन्होंने क्लियरली इसका इजहार किया कि ये जिस किस्म की स्टेटमेंट US प्रेसिडेंट दे रहे हैं और दिस पॉइंट इन टाइम जहाँ पर पीस एग्रीमेंट साइन होने के लिए जा रहा है वो एक दफ़ा फिर कोई होस्टाइल स्टेटमेंट दे देते हैं तो ऐसा महसूस होता है, आई एम वेरी सॉरी, कि कोई प्रेसिडेंट नहीं है बल्कि कोई एक छोटे से इलाके में अगर कोई जो सियासत कर रहा होता है तो मेरे ख्याल में ये कल्चर तो पाकिस्तान में भी अब काफ़ी हद तक खत्म हो गया है। मगर ये कि जिस तरह US प्रेसिडेंट दे रहे हैं तो सिचुएशन आपके सामने कि कितनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में जो वो आ गए थे और इस पोजीशन में थे कि वो कुछ कह भी नहीं पा रहे थे कि कोई उनकी तरफ देखने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ तक अमेरिका को आपने पहुंचा दिया। बिल्कुल। अब 60 डेज के लिए ये मुआहदा किया गया है कि आया इनमें काफ़ी उम्र पर बात की जाएगी, सैंक्शंस के हवाले से बात की जाएगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के हवाले से बात की जाएगी, मंजमद असासों के हवाले से बात की जाएगी। और अब देखना यह है कि 60 डेज़ आने वाले किस तरह से होते हैं
اور فائنلی یہ معاہدہ پیس کی طرف جائے گا یا پھر سچویشن اور کروشل ہو جائے گی. یہ دیکھنا ابھی ایک چیز کا ہمارا اور یہاں پہ تذکرہ کرتے چلیں کہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ بہت سارے ایجنڈاز ایسے تھے کہ جس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی تھی. اس میں سے ایک ایران کا جو کروڈ ہے اس کو جو ہے اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ مارکیٹ میں اوپن مارکیٹ کے اندر اس کو سیل کر سکتا ہے. اب یہ جب خبر مارکیٹ میں آئی ہے تو آئل مارکیٹ کے اندر آپ سمجھ لیں کہ ایک دم سے ایک ایسا ڈکلائن آیا کہ وہ لگ یہ رہا ہے, جیسے میں اس سے پہلے بھی پریڈکٹ کرتا رہا ہوں, اس میں باپ سے بات ہوتی رہی ہے کہ اگر ایسا ہو گیا اور یہ اگر فلی اگر سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے کہ ان کو اگر یہ الاؤ کر دیا جائے تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آئل کی پرائسز کیا ہوں گی. ہمیں تو اس سے خیر کوئی فائدہ نہیں ملنے والا, مگر یہ کہ پوری دنیا میں جیسے میں عرض کر چکا ہوں ہمیں بالکل اس سے فائدہ اس لیے نہیں مل سکتا کہ ہم کبھی بھی, ہم ویری سوری کچھ چیزیں یہاں پر نہیں ڈسکلوز کر سکتے, مگر یہ ہم کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے کہ ڈائریکٹلی ایران سے جو وہ پیٹرول لینے کی کوشش کریں گے. انڈائریکٹلی تو ہم لے رہے ہیں اور وہ شاید لیتے رہیں گے, بٹ ڈائریکٹلی ہم ان سے کبھی بھی نہیں لیں گے. ہماری جن کے ساتھ کمٹمنٹ ہے یا جن کے پلیٹ فارم کے نیچے ہم لوگ کھڑے ہیں ان کو شاید ہم ناراض نہیں کر سکتے, اور شاید ہمیں پتہ ہے کہ اس کے ریپریکاشنز کیا ہوں گے. تو یہ ایک سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم کبھی بھی اس کو پرسو نہیں کریں گے. یہ میرا اپنا نظریہ ہے, ہو سکتا ہے میں اس میں غلط ہوں, آگے جا کے وقت اس کو غلط ثابت کرے, اللہ کرے ایسا ہی ہو, مگر یہ کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں تو اس سے ہمیں کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا. یٹ کے اوپن مارکیٹ کے اندر جب آئل کی پرائسز اب مزید ڈکلائن اس میں آئے گا اور جن کی پوزیشن اس میں آئل اسٹاکس میں ان کو بڑا سیریس جو ہے وہ جولٹ لگنے والا ہے, تو وہ اپنی پوزیشن ریشفل کریں گے, لیکن یہ کہ ہمیں اس کا کوئی بینیفٹ آگے بھی نہیں ملے گا. بالکل یاسر, اور ایک اہم خبر شامل کریں گے. ایران کے صدر مسعود پزشکیان منگل کو پاکستان کا دورہ کریں گے. طہران سے ایرانی حکام کے مطابق دورے کا مقصد امریکہ ایران ثالثی کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہنا ہے. ایرانی صدر دفتر کے مطابق ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے دورے کا مقصد امریکہ ایران ثالثی کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کرنا ہے. یہ ہے اہم ترین خبر پاکستان کے حوالے سے کہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان جو ہے وہ پاکستان کا دورہ کریں گے. نہ صرف یہ ایک دورہ ہوگا بلکہ ایک شکریہ ادا کرنا ہوگا, ایک جیسچر ہوگا پاکستان کے لیے. جس طرح پاکستان نے میڈیٹر بن کر ملک میں امن قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اس کے لیے ایک یہ جیسچر ہوگا اور یہ ملاقاتیں ہوں گی, اہم امور پر بات ہوگی. اور یہ تھی خبر پاکستان. ایگزیکٹلی, اور یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے. اگین یہ سارا ایپیسوڈ مکمل ہونے کے بعد بھی یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں پاکستان نے بہت ہی کمال کی جو ہے میڈیشن کی ہے, خاص طور پہ جو سی ڈی ایف ہیں انہوں نے, شہباز شریف صاحب نے بہت ہی کریٹیکل پوائنٹ تک یہ معاملہ آ چکا تھا اور کوئی اس میں بعید نہیں تھی کہ تھرڈ ورلڈ وار جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتی. مڈل ایسٹ کے اندر آگ لگی ہوئی تھی, ایران جو ہے وہ انڈر اٹیک تھا, اس کے ساتھ ساتھ اور ریجن کے اندر بڑی سچویشن کریٹیکل تھی, مگر اتنا اسمارٹلی انہوں نے پلے کیا ہے, اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. یہ بالکل ان بائس جو ہے نا وہ اپینین ہے, یہ پوری دنیا اس کو ایکنالج کر رہی ہے. تو یہ پاکستان نے واقعی بڑی کمینڈیبل ان کی پرفارمنس رہی ہے, اور خاص طور پہ جو ڈائلاگ کا جو پروسیس تھا جس طرح سے پرسو کیا گیا ہے, اور جے ڈی وینس نے بھی کل اس کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو سی ڈی ایف ہے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہیں, ایک بہترین سولجر کے علاوہ ایک بہترین ڈپلومیٹ بھی جو ہے وہ ثابت ہو رہا ہے. اٹس اے ویری گڈ تھنگ کہ ہمیں بڑے عرصے کے بعد ایسی لیڈرشپ ملی. ایک اور یاسر, پاسپورٹ کے حوالے سے کافی خبریں آ رہی تھیں اور اس کے حوالے سے بتائیں گے کہ 1 جولائی سے پاسپورٹ دفاتر میں نقد فیس وصولی کا نظام ختم کر دیا جائے گا. ڈیجیٹل ادائیگی کرنی ہوگی, اور 1 جولائی 2026 سے تمام پاسپورٹ دفاتر میں نقد فیس وصولی کا نظام ختم کر دیا جائے گا, اور پاسپورٹ فیس بھی ڈیجیٹل ذرائع سے ہی ادا کی جائے گی. یہ جدت آئی ہے. اچھا, تھوڑی سی اور انہوں نے اس میں انہانسمنٹ کی ہے, وہ یہ کہ انہوں نے ایک اپلیکیشن اور فردر ڈیزائن کر رہے ہیں. آلریڈی سے ایک اپلیکیشن آپ کے پاس ہے, اسی کے اندر اگر تھوڑی سی چینجز کر دے تو فردر اور کسی اپلیکیشن کی ضرورت نہیں تھی. بڑا ایزی پروسیس اس کو بنا سکتے تھے. بالکل ٹھیک ہے, اس کو زیادہ ایزی بنائیں, ڈیلیورنس اس میں بہتر کریں, ڈیلیوری بہتر ہوگی تو خود بخود لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہوگی. اور یہ جو سینٹرز کے اوپر طویل لائنیں لگی ہوئی ہیں, اس پروسیس کو بھی ذرا دیکھیں, نظر ثانی کریں. محسن نقوی صاحب کے ڈومین میں یہ چیز آتی ہے. اور سب سے امپورٹنٹلی کہ جو فیسز ہیں, یہ جو بے پناہ فیسز اس کے اوپر وصول کی جاتی ہیں, یہ انجسٹیفائڈ ہیں. اس کو ذرا نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے, اور لوگوں کے لیے معاملہ جو ہے وہ آسان کریں. جو بھی پاسپورٹ اپنا, یہ اس کا رائٹ ہے, اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, یہ رائٹ اس کا برتھ رائٹ ہے, کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے. اس کے پروسیس کو آسان بنائیں اور ٹرانسپیرنٹ بنائیں, یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. ڈیجیٹل جو پیمنٹ کا سلسلہ ہے, یہ پوری دنیا میں بہت سالوں پہلے یہ ساری چیزیں امپلیمنٹ ہو چکی ہیں, بٹ فائنلی اب ہم نے بھی اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے. جی یاسر, اسپورٹس کے حوالے سے بتا دیں, اسپورٹس کے حوالے سے خبر شامل کریں گے.
ऑलराइट, अच्छा पहले स्पोर्ट्स की एक स्टोरी हम शेयर कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और यासिर, हम कल ये देख रहे थे कि एक रिकॉर्ड बन गया है आपके फेवरेट प्लेयर का। माय फेवरेट प्लेयर, एब्सोल्युटली द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, हम दोनों का फेवरेट, लियो मेसी। मेरे सोल ऑफ क्लॉस एक जर्मन प्लेयर थे और उन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर 17 गोल किए थे और 16 गोल किए थे, आई रिमेम्बर। वैसे मैंने सारे ही गोल देखे हैं और बड़े ज़बरदस्त वो जो स्ट्राइकर जर्मनी के थे उनका रिकॉर्ड जो है लियो मेसी ने जो है वो तोड़ दिया है। ऑस्ट्रिया के खिलाफ कल मैच खेला है, 2 गोल उन्होंने स्कोर किए और क्या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। अगले राउंड के लिए जो है वो क्वालिफाई कर लिया नॉकआउट स्टेजेस के लिए। मैक्सिको के बाद अर्जेंटीना जो है वो दूसरी टीम बन चुकी है जिन्होंने क्वालिफाई किया और मैच बड़ा ज़बरदस्त रहा। और थैंकफुली कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10 बजे जो है वो मैच स्टार्ट हो गया था, तो हमें इत्तेफाक से मौका मिल गया अपने फेवरेट प्लेयर को देखने का। बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस लियो मेसी की रही है ऑल इन ऑल, और बहुत सारे रिकॉर्ड जिसमें तोड़ दिए उन्होंने। मराठा का भी एक रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया कि जिसके अंदर जो कंसेक्टिव वर्ल्ड कप के अंदर जो है वो गोल स्कोर करने का, सारे वर्ल्ड कप में एक्सपोजर भी लिया और गोल भी किए। तो ये मेसी ने एक बड़ा शानदार रिकॉर्ड जो है वो एक दफ़ा फिर अपने नाम कर लिया है। तो डिफेंडिंग चैंपियन भी है, याद रखें कि लास्ट जो वर्ल्ड कप है वो अर्जेंटीना ने ही जीता था मेसी की कैप्टनशिप में, और अब एक दफ़ा फिर नॉकआउट स्टेजेस के लिए क्वालिफाई कर गए। और कल यासिर फ्रांस वर्सेस इराक भी हुआ मैच, जिसमें फ्रांस जीत गया था और नॉर्वे और सेनेगल के दरमियान जो मैच हुआ उसमें नॉर्वे जीता, और जॉर्डन और अल्जीरिया के दरमियान जो मैच हुआ उसमें नॉर्वे जीत गया था। और आज भी कुछ मैचेस हैं जिसमें सबसे अहम पुर्तगाल और उज़्बेकिस्तान का मैच होने वाला है। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, नॉकआउट मरहले में जाने के लिए ये मैच खेला जाएगा और लेट्स सी क्या होता है। और आगे बढ़ते हैं यासिर, हमारे साथ गेस्ट इस वक्त मौजूद होंगे। बिल्कुल ठीक है, रेहान हनीफ साहब हमारे साथ इस वक्त हमारे जो गेस्ट हैं वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनको वेलकम करेंगे। रेहान हनीफ साहब जो है प्रेसिडेंट हैं कराची चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, और आजकल जो है वो बात हो रही है बजट के हवाले से, खासतौर पे इकोनॉमी ज़ेर बहस आ रही है। अब से कुछ देर पहले जैसे ऑयल प्राइसेस के हवाले से बात की थी कि फर्दर डिक्लाइन आएगा, मगर हर शख्स ये सवाल कर रहा है कि उससे हमें फ़ायदा कब होगा, हम कब अपनी जो है वो जो इकोनॉमिक पोजीशन है, कंडीशन है, उसको कैसे बेहतर करेंगे। ये एक बड़ा आम सवाल है, इसी के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। रेहान साहब को वेलकम करूंगा। रेहान साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सो वेरी मच। रेहान साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ऑलराइट, मेरे ख्याल में माइक रेहान भाई का जो है वो म्यूट है, आप दोबारा रब्ता कर लें। जब तक हम एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक लेके जब वापस आते हैं फिर अपनी डिस्कशन को जारी रखेंगे। छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे। आप देखते रहिए वेक अप पाकिस्तान।